Okay, in this video we will discuss the remaining question of exercise 12.5. हम काफी क्वेश्चन इसके कवर कर चुके हैं। आज हम लोग एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 61 और 62 को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। सो फर्स्ट वी फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो अगर कोई से दो प्लेन गिवन है, फॉर एग्जांपल एक प्लेन ये गिवन है जो ब्लू में है और एक ब्लैक में ये दूसरा प्लेन है, और हर प्लेन के कोरस्पॉन्डिंगली एक नॉर्मल वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्लेन के कोरस्पॉन्डिंगली ये वेक्टर है n1 और ये ब्लैक प्लेन इस प्लेन के कोरस्पॉन्डिंगली ये दूसरा वेक्टर है n2। और अगर हमें एंगल कैलकुलेट करना है, so this will be equal to cos inverse n1 which is the normal vector and n2 हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर n2। सो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, सॉरी एंगल कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हमें गिवन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। हमें दो प्लेन गिवन है और इन प्लेन्स को यूज करते हुए हमें एंगल कैलकुलेट करना है इन दोनों प्लेन्स के बिटवीन। जिस तरह से ये एंगल बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है थीटा। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें प्लेन गिवन है तो प्लेन के कोरस्पॉन्डिंगली हम नॉर्मल वेक्टर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लेन और इस प्लेन के कोरस्पॉन्डिंगली ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स वही होंगे जो एक्स वाई सी के कोफिशिएंट्स होते हैं। सो इस प्लेन के कोफिशिएंट्स क्या है? एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 होगा, वाई का कोऑर्डिनेट 1 है, सॉरी कोफिशिएंट 1 है तो एन का कोऑर्डिनेट 1 होगा, और z यहाँ पे 0 है तो इसका कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो इन शॉर्ट जो प्लेन की इक्वेशन के कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स वाई जी के, वही उस नॉर्मल उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इस प्लेन की इक्वेशन को यूज करते हुए हमने n1 को कैलकुलेट कर लिए और अब इस सेकंड प्लेन से हम दूसरा वेक्टर n2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2 1 एंड -2, क्योंकि एक्स वाई जी के कोफिशिएंट्स 2 1 -2 है। तो इस तरह से हमने n1 और n2 को कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट हमें फॉर्मूला में जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो चीजें फाइंड आउट करनी है। n1 n2 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है और फर्स्ट वेक्टर का, नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सेकंड का। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे n1 डॉट n2, और वो कैसे लेते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, i को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, जो जेथ कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 के साथ, 0 को -2 के साथ। इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट n1 डॉट n2 इक्वल टू 3। अब इसी तरह से हम n1 कैलकुलेट कर लेंगे मैग्नीट्यूड। तो n1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं स्क्वायर कंसीडर किया और अंडर रूट कंसीडर किया तो वी गेट √2। इसी तरह से हम लोगों ने n2 मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया और फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट थीटा इक्वल टू π/4। और इसको हम एवेलुएट भी कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ कॉस को प्रेस करेंगे, ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाय √2। तो वी गेट π/4। ठीक है, अब ये π/4 इसलिए आ रहा है कि मैंने कैलकुलेटर को रेडियन में शिफ्ट किया हुआ है, कन्वर्ट किया हुआ है। अब वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि डिग्री में भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं और रेडियन में भी। यहाँ पे देखें, शिफ्ट के साथ मॉड ऑप्शन को प्रेस करें तो यहाँ पे थर्ड पे डिग्री आ रहा है और फोर्थ पे रेडियन आ रहा है। अगर आपने रेडियन पाई के फॉर्म में आंसर कैलकुलेट करना है तो रेडियन प्रेस कर दें, और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डी प्रेस कर दें। अभी मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करके हम 45
इस फॉर्म में भी आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिग्री में मुझे कन्वर्ट करना है तो मैंने 3 प्रेस करना है, तो 3 प्रेस करेंगे तो अब ये डिग्री में चेंज हो गया, यहाँ पे डी लिखा हुआ है। अब अगर हम फाइंड आउट करेंगे cos इनवर्स, दोनों तरह से मैं आपको बता देती हूँ। cos इनवर्स 1/√2, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो अब आंसर 45 आएगा। ठीक है, तो जिस तरह से आपको आंसर चाहिए रेडियन में या डिग्री में, आप पहले मोड को चेंज करें डिग्री और रेडियन में, फिर उसको सॉल्व करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 हमें क्या गिवन है कि यूज अ कैलकुलेटर टू फाइंड एक्यूट एंगल द प्लेन। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो कि लेस देन 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, हमें इन एंगल्स के बिटवीन एंगल कैलकुलेट करना है थीटा, और वो ऐसा थीटा कैलकुलेट करना है जो कि 90 से लेस हो, और इसका आंसर हमें रेडियन में कैलकुलेट करना है। ये भी क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, तो आप कर लीजिएगा। तो अब हमें रेडियन में आंसर कैलकुलेट करना है थीटा का। तो अब इस इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंगली हम n1 नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से डायरेक्टली वेक्टर लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन गिवन है, तो नॉर्मल वेक्टर उसके कोरस्पॉन्डिंगली क्या होगा, 2 2 एंड 2 एक्स वाई जी के कोऑर्डिनेट्स सॉरी कोफिशिएंट्स होंगे। इस तरह से n1 लिख लिया। n2 क्या होगा, 2 -2 एंड -1, तो इस तरह से लिख लिया। अब हमें एंगल कैलकुलेट करना है, तो एंगल के लिए हमें पता है कि हमें डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होगा और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होंगी। तो n1 डॉट n2 हमने कैलकुलेट किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को -2 से, प्लस 2 को -1 से, तो वी गेट -2। ठीक है, ये अब हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है, n1 मैग्नीट्यूड तो विच इज 12। इसी तरह से n2 मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया विच इज √9। अब हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूला में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हमें इसको एवेल्युएट करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियन, तो उसको हम एवेल्युएट कर सकते हैं। ये मैं आपको एक करके बता देती हूँ। हम शिफ्ट के साथ cos को प्रेस करेंगे, वी गेट cos इनवर्स और -2 divided by √9 into √12। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब ये क्योंकि हमने डिग्री में कन्वर्ट किया हुआ है, तो ये डिग्री में आंसर दे रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन में सॉल्व किया था उसके लिए डिग्री में शिफ्ट किया था। तो सबसे पहले तो मोड चेंज करते हैं। तो मोड चेंज करने के लिए शिफ्ट के साथ मोड पे जाएंगे और यहाँ पे 4 पे रेडियन है, तो 4 प्रेस करेंगे। अब जो आंसर आएगा वो रेडियन में होगा, और यहाँ पे आर भी आ रहा होगा, जो कि ये शो कर रहा है कि रेडियन में हमने कन्वर्ट कर लिया है। अब हम दोबारा से ये प्रोसीजर करेंगे, cos इनवर्स -2 over √9 into √12 और सॉरी 12 है ये। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, तो वी गेट 1.76। तो अब ये जो आंसर है वो रेडियन में है, तो हमने साथ में रेडियन मेंशन कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि इस क्वेश्चन को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, जो भी थीटा आएगा। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट कर दिया। तो कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा, अगर डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग डिग्री में आपको एंगल कैलकुलेट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट कर दें उसको, कैलकुलेटर को, शिफ्ट के साथ मोड में जाके उसको पहले कन्वर्ट कर लें और उसके बाद उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 50 गिवन है कि x + y + z = 1 एंड z = 0, और हमें एंगल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से इस प्लेन के कोरस्पॉन्डिंगली इक्वेशन सॉरी वेक्टर हम इसीलिए कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल वेक्टर whose coordinates are 1 1 1, क्योंकि तीनों के कोफिशिएंट्स 1 है। अब हमें n2 कैलकुलेट करना है, और हमें ये कंडीशन गिवन है कि y = 0। अगर y 0 होगा तो xy प्लेन होगा, क्योंकि z 0 है। अब ये एक्स वाई प्लेन है, और एक्स वाई प्लेन पे नॉर्मल वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है। नॉर्मल वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन पे z वेक्टर परपेंडिकुलर होगा।
ठीक है, तो इसका मतलब है नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, z z इज द नॉर्मल टू दिस प्लेन, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे z वेक्टर के, सॉरी z प्लेन के 0 0 एंड 1। तो एक्स वाई के कोरस्पॉन्डिंगली नॉर्मल वेक्टर बेसिकली हमारे पास क्या होगा k, and the coordinate of k is 0 0 1, so n2 is 0 0 1 होगा। इसी तरह हम इसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे और सारी वैल्यूज फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें फाइंड करना है cos इनवर्स 1/√3 विच इज इक्वल टू, क्योंकि रेडी में हमें ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है, दोबारा कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वी गेट 0.96, इसको राउंड ऑफ कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने थीटा कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 51 और 52 इसी फॉर्म पे, इसी पैटर्न से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 is related to intersection of lines. So question number 51 is given two lines in space, either they are parallel or they intersect each other or they are skew. If they intersect, find point of intersection. अब हमें फाइंड करना है कि हमें तीन लाइंस गिवन है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। हमने ये चेक करना है कि तीनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर पैरेलल है या फिर स्क्यू है। स्क्यू का मतलब ये है कि ना वो पैरेलल है एक दूसरे की और ना ही वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमें चेक करना होगा, पहले हम लाइन 1, लाइन 2 को चेक करेंगे, फिर लाइन 2, लाइन 3 को चेक करेंगे कि वो पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर स्क्यू लाइन है, और फिर लाइन 1, 3 के लिए चेक करेंगे। तो हमें तीन कंडीशन चेक करनी है, क्या वो पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रही है या फिर स्क्यू है। तो बारी बारी हम तीनों कंडीशन चेक करते जाएं। सबसे पहले हमने लाइन 1 और लाइन 2 को कंसीडर कर लिए। ठीक है, अब हम फर्स्ट चेक करें कि वो लाइंस पैरेलल है या नहीं। ठीक है, और पैरेलल की क्या कंडीशन है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, फॉर एग्जांपल इफ ए इज पैरेलल टू बी, तो इसका क्या मतलब है कि ए इक्वल टू के टाइम्स पी, वेयर के इज अ स्केलर कांस्टेंट, कोई भी एक स्केलर। तो यहाँ पे भी हम यही चेक करेंगे कि अगर लाइन और बी वेक्टर्स की बात करें कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, इफ दिस कंडीशन होल्ड, तो हमें लाइंस गिवन है। ठीक है, हमने लाइन 1 और लाइन 2 को चेक करना है, और लाइन बेसिकली पैरामीट्रिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। पैरामीट्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंट द लाइन। सो अगर ये पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है तो x बेसिकली इक्वल टू x नॉट प्लस v1t, और यहाँ से ये क्या है, y नॉट प्लस v2t, एंड z इक्वल टू z नॉट प्लस v3t। तो यहाँ से हम वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं v1, v2, v3 विच इज 2, 4, -1। तो क्योंकि हमें पैरेलल चेक करना तो हमें वेक्टर चाहिए, तो लाइन 1 के कोरस्पॉन्डिंगली हमने वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। इसका लाइन 2 के कोरस्पॉन्डिंगली भी वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। कैसे कि ये भी एक पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, क्योंकि लाइन जब भी पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू x नॉट प्लस v1s, क्योंकि t हमने यूज कर लिया तो अब यहाँ पे s यूज कर लिया। इस तरह ये v2 एंड v3। तो वेक्टर क्या होगा इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंगली 4, 2 एंड 4। ठीक है, तो ये v2 है। अब हमें चेक करना है कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल है या नहीं, तो हम यही वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले भी लें तो क्या आएगा, 2, 1 एंड 2 विच इज नॉट a scalar multiple of this vector v1। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब पैरेलल तो नहीं, अब हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी है कि क्या ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन या नहीं। ठीक है, अब हमने दूसरी कंडीशन चेक करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम तीन इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से, हम लाइन 1 और लाइन 2 को चेक कर रहे हैं, तो लाइन 1 और लाइन 2 को चेक करने के लिए कि वो इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं,
तो हम इसको इक्वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो हम राइट साइड को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने 3 + 2t को इक्वेट किया, इक्वल किया 1 + 4s के। इसी तरह y के भी दोनों लेफ्ट साइड इक्वल है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को -1 + 4t = 1 + 2s, इसको इक्वेट कर सकते हैं। इस तरह से इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो वी गेट 3 इक्वेशंस हियर। ठीक है, इक्वेशन 1, 2 और 3 हमने इक्वेट कर ली। अब यहाँ से हमने s की और t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, s और t की वैल्यू। तो हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमने सबसे पहले इक्वेशन 1 को कंसिडर किया और पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे। इन तीनों इक्वेशंस को सबसे पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन ये हमने कंसिडर की, इसको हमने जो यहाँ पे वैल्यूज हैं उसको भी हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 2t - 4s 3 - 1s + 2, और इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह इक्वेशन 2 को हमने कंसिडर किया, उसको भी हमने इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। ये सारी वैल्यूज को एक तरफ ले आए और फिर सिंपलर फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह इक्वेशन 3 को भी एक इक्वेशन प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो वी गेट इक्वेशन 4, 5 एंड 6। अब हम 3 इक्वेशंस हैं और 2 अननोन है, हम इजीली यहाँ से t और s की वैल्यू को वैल्यूएट कर सकते हैं। तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट की विच इज 1। अब दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ s। अब हम s और t की वैल्यू इक्वेशन 6 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अब और इक्वेशंस को भी चेक कर सकते हैं, 5 और 4 में भी सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो दिस इंप्लाइज दैट बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर ये सेटिस्फाई ना कर रही होती है t और s की वैल्यूज इक्वेशंस को, तो इट मींस दैट लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग। तो अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली क्या होता है कि P = पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज बेसिकली x, y, z वैल्यूज। कि अगर हम ये फाइंड आउट कर लें, सो दिस P इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें x, y, z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x, y, z की हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि लाइन 1 और लाइन 2 का हम चेक करें कि वो इंटरसेक्ट कर रही है, ये तो पता चल गया है क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब लाइन 1 और लाइन 2, अब हमें x, y, z की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें फिर भी x, y, z की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें फिर भी x, y, z की वैल्यू मिल जाएंगी। और दोनों वैल्यूज x, y, z की वैल्यू, आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें या s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, दोनों लाइंस के कोरस्पॉन्डिंग की एक्स वाई जी की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों लाइन का सेम होता है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। मैंने टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, ठीक है, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो एक्स वाई जी की वैल्यू आ गई है। लेकिन हम दूसरी इक्वेशन में एस की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर भी यही पॉइंट्स आएंगे एक्स वाई जी के, 3, 5, 3 एंड 1। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह लाइन 1 एंड 2 और 3 को हमने चेक करना है कि वो पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रही है या फिर क्यों है। तो पहले हमने पैरेलल लाइन है या नहीं उसको चेक करेंगे। तो लाइन 2 और 3 को कंसीडर किया है, तो पैरेलल करने के लिए हम उसकी वेक्टर इक्वेशन वेक्टर कंसीडर करेंगे उस प्लेन के। तो लाइन 2 और 3 के कोरस्पॉन्डिंगली वेक्टर देखेंगे क्या बन रहे हैं। तो ये लाइन 2 है, इसके कोरस्पॉन्डिंगली वेक्टर क्या होगा, 4, 2 एंड 4। और लाइन 3 के कोरस्पॉन्डिंगली वेक्टर क्या होगा, 2, 1 एंड 2। ठीक है, तो हम इसको देख सकते हैं। तो ये हमने वेक्टर्स लिख लिए। लाइन 1 के कोरस्पॉन्डिंगली जो वेक्टर आ रहा था उसको लिखा, और लाइन 2 के कोरस्पॉन्डिंगली 3 के कोरस्पॉन्डिंगली जो वेक्टर था उसको लिख दिया। अब हमें चेक करने की पैरेलल है या नहीं, तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें तो क्या आएगा, 1, 2, बल्कि 2 कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे -1 है। तो हम यहाँ दोनों में से कोई किसी का मल्टीपल नहीं है, इट मीन्स डैट कि लाइन 1 और 3 पैरेलल नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे क्या इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं। तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यानी इसके लिए हम क्या करेंगे,
इक्वेट करेंगे इक्वेशंस को x, y और z, जो हमने पहले काम किया था। ये 3 इक्वेशंस हैं, हमने चेक करना है कि इक्वेशन लाइन 2 और 3 इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की लेफ्ट साइड इक्वल है तो हम राइट साइड को इक्वेट कर देंगे। अब हमें लाइन 2 और 3 को चेक करना है तो 2 1 + 4x को इक्वल करेंगे 3 + rs के। इसी तरह y की लेफ्ट साइड इन दोनों इक्वेशंस की सेम है y, तो हम राइट साइड को भी इक्वेट कर सकते हैं 1 + 2s = 2 + rs, इस तरह z की। तो वी गेट 3 इक्वेशंस। तो यहाँ से हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। अब हमें वही काम करना है कि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे और फिर t और r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इक्वेशन 7 को यूज किया और इसको सिंपलर फॉर्म में लिखा, वी गेट t - r = 0। इसी तरह इक्वेशन 8 को कंसिडर करेंगे और उसको भी सिंपलर फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह इक्वेशन 9 को भी लिख लिया और यहाँ इनको सिंप्लीफाई करके हम t और r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट t = 4/3 एंड r = 4/3। अब इन दोनों वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप सब में भी सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं कि क्या t और r की वैल्यू इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। ठीक है, तो हमने इसको जब इक्वेशन 11 में सब्स्टिट्यूट किया तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 4 is not equal to 3, इट मीन्स दैट बोथ लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो ना तो लाइन पैरेलल है ना इंटरसेक्ट कर रही किसी एक पॉइंट पे, तो इट मीन्स दैट कि लाइन 1 and 3 आर स्क्यू लाइन, क्योंकि अगर लाइन इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही और पैरेलल भी नहीं है तो वो लाइन स्क्यू लाइन्स होगी। ठीक है, तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 12.5 के हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। अल्लाह हाफिज।